नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक्सपेंडिचर मेथड के माध्यम से राष्ट्रीय आय के सवालों को हल करना सीखेंगे। इस मेथड के द्वारा सवालों को हल करने के लिए आज जो हम आपके लिए फॉर्मूला लेकर के आए हैं वो है GGNP। आपने 4 अक्षर या यह कहिए एक शब्द GGNP याद रखना है। इसे आसान भाषा में याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि GG नहीं पता। बहुत आसान सा शब्द है। इसके माध्यम से हम इस मेथड के सभी सवालों को हल कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो पहला जो हमारा जी स्टैंड करेगा बेटा, वो हमारा जी स्टैंड करेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ये हमें पेपर में सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, जो कि हम आने वाले सवालों में अभी देखेंगे। इसके बाद दूसरे जी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तीसरा जो एन है, एन का मतलब हमारा है बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं हम? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करके, अर्थात निर्यातों में से आयातों को घटा के हम शुद्ध निर्यात निकाल सकते हैं। इसी प्रकार पी का मतलब होता है बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्थात निजी अंतिम उपभोग व्यय। ये 4 चीज़ों को हमने जोड़ना है और इन 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद जहां हम पहुंचेंगे वो हमारा कहलाएगा GDP एट MP, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। और इसके बाद हम किसी भी दूसरे एग्रीगेट पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जो ये एक टर्म है हमारी ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बेटा 2 सब पार्ट्स हो सकते हैं। अगर ये सीधा सीधा दिया हुआ मिला है तो ठीक है, कई बार ये हमें कंफ्यूज करने के लिए इसके 2 सब पार्ट्स दे देता है और दोनों सब पार्ट्स को जोड़कर हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जो 2 सब पार्ट्स हो सकते हैं वो कौन से हैं? पहला है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या अंतर है बेटा? यहाँ पे फिक्स्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण। और इसमें हम अगर ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अर्थात स्टॉक में परिवर्तन। अगर हम जोड़ देते हैं सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर। चेंज इन स्टॉक बेटा हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो हम चेंज इन स्टॉक पर पहुंच जाएंगे। इसी फॉर्मूले को हम हिंदी भाषा में देख लेते हैं। हिंदी में हमारा जो जी का मतलब पहला रहेगा ग्रोस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। दूसरा हमारा ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अर्थात सकल घरेलू पूंजी निर्माण। एन से हमारा नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोलेंगे शुद्ध निर्यात, अर्थात निर्यात माइनस आयात। और पी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसी प्रकार सकल घरेलू पूंजी निर्माण के 2 भाग हो सकते हैं, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन हम अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक कर सकते हैं। कई जगह बेटा अंतिम स्टॉक की जगह आपको वास्तविक स्टॉक शब्द भी पेपर में देखने को मिल सकता है। तो वास्तविक स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक को हम घटा देंगे तो यह हमारा स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। इन चारों चीज़ों को जब हम जोड़ लेंगे आपस में इनकी वैल्यूज़ को, तो हम पहुंच जाएंगे GDP एट MP पे। और इसके बाद हम किसी भी दूसरे एग्रीगेट पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम इस सवाल के द्वारा देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर व्यय विधि द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP एट MP और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात GNP एट MP की गणना हमने करनी है। तो हमारा फॉर्मूला बेटा क्या था? GDP एट MP निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, और इसके साथ हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन चारों चीज़ों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम देख लेते हैं, अर्थात सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 50 करोड़ 50 लाख, जो कि हमने इसमें जोड़ ली है। दूसरी चीज़ है बेटा क्या? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें सीधा सीधा मिला है? नहीं, इसके कंपोनेंट दिए गए हैं। हम देख पा रहे हैं बेटा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, अर्थात ये वाली बात ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमें मिला है। इसकी वैल्यू है 45 लाख, ये हमने जोड़ ली है। इसके साथ हमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना होगा। चेंज इन स्टॉक में जो वृद्धि है वो बेटा 5 लाख है, तो ये 5 लाख हमने जोड़ लिया। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स हमने जोड़ना है। क्या नेट एक्सपोर्ट्स हमें डायरेक्ट दिया गया है? नहीं दिया गया है। वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात जो है बेटा ये 8 करोड़ है और आयात है 6 करोड़ रुपए। तो निर्यात में से आयात घटाएंगे तो हमारे शुद्ध निर्यात अर्थात नेट एक्सपोर्ट्स निकल आएंगे। 8 करोड़ में से 6 करोड़ घटाए तो 2 करोड़ बचा, जिसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। सॉरी, ये लाख में वैल्यू, तो 2 लाख हमने इसमें ऐड कर लिया है।
इसके बाद हमारा क्या बचता है बेटा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, और ये दिया गया है व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय, इसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, ये हमने इसमें जोड़ा। तो इस प्रकार हमें जीडीपी एट एमपी जो प्राप्त होता है वो 152 लाख रुपए प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो चीज़ हमसे इस सवाल में पूछी गई है वो जीएनपी एट एमपी के बारे में पूछा गया है। चूँकि हमें जीडीपी एट एमपी मिला हुआ है तो जीडीपी एमपी से हम जीएनपी एमपी पे आएंगे, जी से जी पे जाना है, तो कुछ भी चेंज हमने इसमें नहीं करना है। इसके बाद हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। तो डोमेस्टिक यानी घरेलू से जब हम राष्ट्रीय की अवधारणा पे आते हैं तो हमें पता है हमें क्या करना होता है, एनएफआईए को ऐड करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें हमने जोड़ना है। इसके अलावा प्रोडक्ट सेम है और एमपी से एमपी पे ही रहना है, तो ये भी सेम है। हमें केवल जीडीपी एट एमपी में एनएफआईए को जोड़ना है। तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू हमारी 152 लाख पहले ही प्राप्त थी, तो हमने 152 लाख रुपए इसमें लिख लिया है और इसमें एनएफआईए की वैल्यू हमने ऐड करनी है। एनएफआईए यानी शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये हमें 5 लाख रुपए मिला हुआ है, तो इसको 5 लाख हमने जोड़ लिया है। इस प्रकार हमें जीएनपी एट एमपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है 157 लाख रुपए प्राप्त होता है। दूसरे सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आय तथा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। चूंकि हम इस समय व्यय विधि के द्वारा कर रहे हैं तो हम व्यय विधि के द्वारा करेंगे। हमारा फॉर्मूला वही है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पहला जी प्लस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दूसरा जी, और एन से नेट एक्सपोर्ट्स प्लस पी से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीजीएनपी। तो हमने क्या देखना है, सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हमें सीधा सीधा दिया हुआ है 15 करोड़ रुपए, तो हमने 15 करोड़ रुपए को ऐड कर लिया। इसके बाद में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या ये सीधा दिया हुआ है? नहीं, ये हमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ये है 25 करोड़ रुपए, यानी ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये हमारा हो गया 25 करोड़ रुपए। इसमें हम चेंज इन स्टॉक को जोड़ेंगे। चेंज इन स्टॉक में शुद्ध वृद्धि ये हमें 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो इसमें हमने 4 करोड़ रुपए ऐड कर लिया। इसके बाद में नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम देख लेते हैं। ये शुद्ध निर्यात यानी नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिली हुई है, यहाँ पे -4 है, ये -4 को हमने इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बचता था, निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसकी वैल्यू है 120 करोड़ रुपए जो हमने ऐड कर लिया। तो 15 करोड़ प्लस 25 करोड़ प्लस 4 करोड़ और प्लस माइनस का 4 करोड़ प्लस 120 करोड़, ये हमारा जीडीपी एट एमपी आता है बेटा 160 करोड़ रुपीज़। तो इसके बाद हमने, क्योंकि सवाल में हमसे कहा क्या पूछा गया, सवाल में हमसे राष्ट्रीय आय को पूछा गया, राष्ट्रीय आय यानी एनएनपी एट एफसी के बारे में पूछा गया है। हम पहला स्टेप अपना जीडीपी एट एमपी पे आ चुके हैं। इसके बाद हमें अगर किसी भी दूसरे एग्रीगेट पे पूछा जाता है तो हम बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो एनएनपी एट एफसी पे आने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू है जीडीपी एट एमपी, जी से हमें क्या करना है, एन पे आना है। जी से एन पे आने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस से जब नेट पे जाना हो तो बेटा माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घरेलू से हमें राष्ट्रीय पे जाना है तो एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को इसमें जोड़ेंगे। और प्रोडक्ट से में मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना है। जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, एनआईटी को हम इसमें माइनस एनआईटी करेंगे। सॉरी, ये गलत निशान लगा हुआ है प्लस का, इसकी जगह आप माइनस का निशान लगा लें, ये हमने माइनस करना है। तो क्या करेंगे, हम जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे, प्लस एनएफआईए करेंगे और माइनस एनआईटी करेंगे। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू हमारे पास 160 गिवन है। डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू देख लेते हैं। स्थायी पूंजी का उपभोग ये हमें 10 करोड़ रुपये दिया गया है, तो 10 करोड़ रुपए हम इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद हमें एनएफआईए को ऐड करना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ये हमें 4 करोड़ रुपए दी गई है, तो ये 4 करोड़ ऐड करेंगे, प्लस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एनआईटी ये रहा, इसकी वैल्यू गिवन है 14 करोड़ रुपए, ये 14 करोड़ हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 160 करोड़ में से 4 करोड़ हम इसमें ऐड करने हैं और 10 करोड़ और 14 करोड़ यानी 24 करोड़ माइनस करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 140 करोड़, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू हमारी आई है 140 करोड़ रुपए, जो कि हमने बहुत ही आसानी से निकाल ली है। इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी एट एमपी, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात एनडीपी एट एमपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात
एनडीपी एट एफसी और शुद्ध राष्ट्रीय आय अर्थात एनएनपी एट एफसी को हमने ज्ञात करना है। इस सवाल में हम 4 टर्म करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से हम ये कर पाएंगे। हमारा वही फॉर्मूला रहेगा जीजीएनपी। तो सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी पे आते हैं। जीडीपी एट एमपी पे आने के लिए हमें क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमें दिया गया है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 70 करोड़ रुपए। ये 70 करोड़ रुपए हमने इसमें ले लिए। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में हमें मिला हुआ है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, और इसकी वैल्यू है बेटा 130 करोड़ रुपए। ये 130 करोड़ रुपए हमने इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद हमें इसमें स्टॉक में परिवर्तन देखना पड़ेगा। तो स्टॉक में शुद्ध मूल्य वृद्धि हमें दी गई है, ये है 30 करोड़। तो ये 30 करोड़ हमने इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद में नेट एक्सपोर्ट्स देखते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स के रूप में हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पे निर्यात 48 करोड़ है और आयात 56 करोड़ है। अर्थात निर्यात 48 में से जब हम आयात 56 करोड़ को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू -8 करोड़ रुपए होगी। नेट एक्सपोर्ट्स यानी शुद्ध निर्यात हमारा -8 करोड़ जो हमने इसमें ऐड किया है। इसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हमारा इसमें दिया गया है निजी अंतिम उपभोग व्यय 510 करोड़ रुपए, इसको हमने इसमें ऐड किया। तो 70 करोड़ प्लस 130 करोड़ प्लस 30 करोड़ और प्लस माइनस का 8 करोड़ और 510 करोड़, ये टोटल अगर हम इसे करते हैं तो 732 करोड़ रुपए ये हमारा जीडीपी एट एमपी हमारी टर्म निकल आती है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना था, एनएनपी एट एमपी हमसे पूछा गया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। तो एनएनपी एट एमपी निकालने के लिए हमारे पास जीडीपी एट एमपी आ चुका है। तो सबसे पहले जी से एन पे जाएंगे, ग्रोस से नेट पे जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो हमें प्लस एनएफआईए करना होगा। प्रोडक्ट सेम है और मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे ही रहना है, तो हमें केवल जीडीपी एमपी में से माइनस डेप्रिसिएशन और प्लस एनएफआईए हमने करना है। तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू 732 करोड़ रुपये हमारे पास पहले ही आ चुकी थी। और डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है स्थायी पूंजी का उपभोग, ये 40 करोड़ रुपए। और इसके बाद में जो एनएफआईए है विदेशों से शुद्ध साधन आय, ये माइनस का 3 करोड़ हम इसमें ऐड करते हैं। तो 732 करोड़ माइनस 40 करोड़ और ये प्लस माइनस 3 करोड़, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा एनएनपी एट एमपी 689 करोड़ 689 करोड़। ये हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को बताइए। एनडीपी एट एमपी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो एनडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी हमने पहले ये जो निकाला हुआ है इसको हम जी से अगर हमने आना है एन के ऊपर, अर्थात ग्रोस से नेट पे आना है। ग्रोथ से नेट पे आने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पे ही रहना है, तो हमें केवल नेट से ग्रोथ पे आना है। तो इसके लिए हमने ग्रोथ से नेट पे आना है, तो इसके लिए हमने माइनस डेप्रिसिएशन किया है। तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू हमारी 732 करोड़ थी, तो 732 करोड़ और डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 40 करोड़ रुपए। इसको घटाने पे हमें प्राप्त होता है एनडीपी एट एमपी 692 करोड़ रुपए। इसके बाद तीसरी जो टर्म हमसे पूछी गई है शुद्ध घरेलू आय, अर्थात एनडीपी एट एफसी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो एनडीपी एट एफसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपी एट एमपी में एनआईटी को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि नेट से नेट पे रहना है तो समान है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक समान है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट समान है। केवल हमें एक चीज़ जो चेंज करनी है वो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हमने जाना है। जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो एनआईटी को हम माइनस करते हैं। तो एनडीपी एट एमपी की वैल्यू हमारी 692 जो ये हम निकाल चुके थे, हमने 692 ले ली है। और उसमें से एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हम घटा देंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकालते हैं, एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडी। तो आईटी हमारे पास है बेटा 90 करोड़ हमें दिया गया है और अनुदान यानी सब्सिडी है 18 करोड़ रुपए। तो 90 करोड़ में से 18 करोड़ घटाएंगे तो हमारे पास 72 करोड़ एनआईटी प्राप्त होता है। तो 692 में से 72 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हुआ एनडीपी एट एफसी इक्वल टू 620 करोड़ रुपए। इसके बाद जो हमें चौथी टर्म पूछी गई है वो है निवल राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय हमने पता करनी है, अर्थात एनएनपी एट एफसी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो एनएनपी एट एफसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एनडीपी एट एफसी जो अभी हमने निकाला है इसमें एनएफआईए को हम जोड़ देंगे।
क्योंकि नेट से नेट पे रहना है तो कोई चेंज नहीं होने वाला। डोमेस्टिक से अगर नेशनल घरेलू से हमें क्या करना है, राष्ट्रीय पे आना है, तो हम NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे ही रहना है। तो NDP एट FC की वैल्यू जो 620 करोड़ आई थी वो हमने ले ली है, और इसमें NFIA विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो कि माइनस का 3 करोड़ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो 620 प्लस माइनस का 3 करोड़, तो 617 करोड़ रुपए हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि कितनी आसानी से हम GGNP एक छोटे से फॉर्मूले से राष्ट्रीय आय के सभी सवाल जो कि एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि द्वारा निकाले जाते हैं, हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप अपनी किताब के बाकी सवालों का अगर अभ्यास करते हैं तो पेपर में कोई भी सवाल आने पर आप पूरे मार्क्स बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सवाल आपका जो थ्योरी के मुकाबले समय बहुत अधिक आपका ये बचा देगा, इसलिए इन सवालों को अभ्यास करें बहुत अच्छे से। तीसरा जो हमारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, उसके लिए हम नई वीडियो बहुत ही जल्दी डाल देंगे, जिससे कि आप तीसरी विधि का भी बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।